नमस्कार सभी को। आज की समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का विषय है सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विषमता या असमानता और सामाजिक बहिष्कार, यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो जानते हैं इसमें क्या है, बढ़ते हैं आगे। सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी समाज के अंदर अनेक प्रकार के स्तर होते हैं। कई स्तरों में पूरा समाज जो है वो विभाजित होता है। उन स्तरों को श्रेणीबद्ध करना ही, उन स्तरों को एक क्रम के अनुसार लगाना ही हम कहते हैं यही सामाजिक स्तरीकरण होता है। अब उसके कई आधार हो सकते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के कई आधार हो सकते हैं और ये किसी भी समाज में पाया जाता है। यानी कि आज के आधुनिक समाज में भी सामाजिक स्तरीकरण होता है और पहले के पुरातन समाजों में भी, आदिम समाजों में भी सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। इसको हम थोड़ा समझेंगे तो इसमें दो प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि जो समाज है वो विभाजित होता है अलग अलग समूहों के अंदर। तो एक समूह का विभाजन ऐसे होता है जैसे भारत में कई प्रकार के धर्म हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, सिख, ईसाई। तो ये सभी धर्म अलग अलग समूहों में विभाजित हैं। लेकिन इन सभी धर्मों में हम ये नहीं मान सकते, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी धर्म ऊंचा है या कोई धर्म नीचा है। यानी कि उनमें स्तर नहीं है, स्ट्रेटा है अलग अलग, लेकिन वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर बराबर बराबर महत्व रखते हैं। परंतु अगर हम देखेंगे कि एक ही समाज, चाहे वो मुस्लिम समाज है, चाहे वो हिंदू समाज है या ईसाई समाज है, ये धर्म के अंदर ही बहुत सारे जातिगत विभेद होते हैं और वो ऊंचे नीचे एक एक स्टेप वाइज लगे होते हैं। भारत के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भी हम देखते हैं कि कई सोपानों में भारतीय समाज, हिंदू समाज जो है वो बटा हुआ होता है। तो इसी को हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। इसकी परिभाषा को हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको पढ़ेंगे ध्यान से, यह वह व्यवस्था है जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अभिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है। अभिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध, इस शब्द का मतलब समझिए। अभिक्रमित का मतलब होता है उसको क्रम से लगाना, और क्रम से लगा करके उसकी एक संरचना तैयार करना, उसका एक स्वरूप तैयार करना, करने के बाद में उसको एक श्रेणी में, एक सीरीज में उसको लगा देना। इसी को हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। इसमें मुख्यतः तीन बिंदु हम समझ सकते हैं। पहला है हमारा लोगों की पहचान एवं अनुभव। यानी कोई भी जो लोग होते हैं उनका अपनी एक पहचान होती है किसी समाज के अंदर। अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर इसको देखें तो एक व्यक्ति है जिसकी काफ़ी पहचान है, जिसकी काफ़ी पकड़ है एक समाज के अंदर, उसका अपना एक अनुभव है। उसके आधार पर उसकी समाज के अंदर उसकी एक अच्छी छवि है, एक ऊंची छवि है। तो ये उसका एक स्तर है। दूसरा आता है इसके अंदर दूसरों के साथ संबंध। हमारे संबंध दूसरों के साथ में कैसे हैं, कैसे हम एक दूसरों के साथ में हमारे जो संबंधों में कैसे हम उसके अपने संबंधों के आधार पर हम अपना स्तर बना पाते हैं। और आखिरी आता है इसमें, अंतिम आता है हमारे पास अवसरों तक उनकी पहुंच। यानी कि कितने अवसर कितनों को प्राप्त होते हैं। सामान्य रूप में अगर इसको समझें कि शहरी क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के पास ज़्यादा अवसर होते हैं पैसे कमाने के, ये हम जानते हैं अच्छे से। शहरों के अंदर अनेकों प्रकार के ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें लोग आकर के लग जाते हैं और अपने व्यवसाय को वहाँ से निश्चित करते हैं। परंतु ग्रामीण समाज के अंदर वहाँ पर अवसरों की, व्यावसायिक अवसरों की बहुत ज़्यादा, तो इसे कहते हैं अवसरों तक उनकी पहुँच। अब आगे चलते हैं। अब आता है सामाजिक स्तरीकरण के 4 सोपान, यानी कि 4 स्टेजेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। 4 स्टेजेस में हम कैसे इसको समझ सकते हैं। जैसे इसमें हम कहेंगे सबसे पहला आता है हमारा विभिन्नताएं। विभिन्नताएं यानी कि डिफरेंसेस। सबसे पहले तो समाज में स्तरीकरण किसके कारण बनता है, विभिन्नताओं के कारण बनता है। वो विभिन्नताएं कैसे कैसे हो सकती हैं, जैसे कि सबसे पहले होती है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक विभिन्नताएं।
है ना। प्राकृतिक रूप से बहुत सारे लोग अलग अलग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उसके आधार पर भी स्तरीकरण बनाया जाता है। जैसे हमने पिछली कक्षा में भी जाना था कि प्राकृतिक रूप से जो रेस जो होती है उसके आधार पर विभाजन होता है। अफ्रीका के अंदर हम जानते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में भी अफ्रीकन का एक उसका उदाहरण दिया गया है, साउथ अफ्रीका का। वहाँ पर जो श्वेत थे, श्वेत और अश्वेतों के बीच में प्राकृतिक विभिन्नताओं के कारण वहाँ पर स्तरीकरण जो था उसका निर्माण हुआ था। दूसरा आता है सामाजिक विभिन्नताएं, ठीक। तीसरा आता है बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल, और चौथा व्यावसायिक। व्यावसायिक विभिन्नताएं आप सभी जानते हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग, तो उसके कारण भी लोगों में विभिन्नताएं आती हैं। व्यवसाय अनेकों प्रकार के होते हैं, ये हम जानते हैं। इसके बाद में आता है श्रेणीबद्धता। विभिन्नता, सबसे पहले तो समाज को विभिन्न किया गया, अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया उनके कार्यों के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर, उनकी सामाजिकता के आधार पर और उनके इंटेलेक्चुअलिटी यानी कि बौद्धिक आधार पर। उसके बाद में दूसरा स्टेज आती है हमारी श्रेणीबद्धता, यानी कि उनको श्रेणीबद्ध करना। विभिन्नता होने के बाद अब उनको श्रेणीबद्ध किया जाए, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो सबसे पहला आता है प्राथमिक, यानी कि एलिमेंट्री लेवल पे उनको देखा जाए कि किसके कितने महत्व है, उसके आधार पर उनको श्रेणीबद्ध किया जाता है। उसके लिए उनके बीच में क्या करता है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कैसे, किसकी वैल्यू ज़्यादा किसकी वैल्यू कम। जैसे अगर हम समझेंगे आज के समाज में, तो इंटेलेक्चुअल लोग, इंटेलेक्चुअल जो व्यक्ति हैं, जैसे कि आपके चिकित्सक हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आपके इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, और आपके वकील हो गए, सारे के सारे टीचर्स हो गए, ये सभी क्या है, ये सभी इंटेलेक्चुअल लेवल में एक ऊपर के स्तर पर आते हैं। उसके बाद में दूसरे जो लोग हैं वो उसके नीचे स्तर पे, उसके नीचे स्तर पे, इस तरीके से उनको श्रेणीबद्ध हम कर सकते हैं आसानी से, ऐसे उनको किया जाता है। तीसरा मूल्यांकन, यानी कि महत्व जोड़ना। जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको, पिछली वीडियो में बताया था, वैल्यू अटैचमेंट, किसको कितनी वैल्यू देना, ये इसका तीसरा स्टेज होता है। और चौथा होता है उपहार, यानी कि रिवार्डिंग, रिवार्ड देना, यानी किसी को प्रेज करना और किसी को डिस्क्रिमिनेट करना किसी के साथ में, ये उसका चौथा स्टेज होता है। इन 4 स्टेजेस से निकल करके जब हम जाते हैं तो हम ये कहते हैं वहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण होता है। इसके बाद सामाजिक असमानता या विषमता का कारण सामाजिक स्तरीकरण, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण के कारण सामाजिक असमानता या सामाजिक विषमता कैसे पैदा होती है उसको हम समझेंगे। तो देखते हैं, पहला आता है सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। यानी कि लोगों तक सामाजिक संसाधनों तक उसकी पहुंच, उसकी असमान पहुंच, यानी एक समाज है जिसके पास में सामाजिक संसाधनों तक जो पहुंच है वो बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से वो उनका उपयोग कर पाते हैं, और एक समाज ऐसा है जो उनका उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति के कारण ही सामाजिक विषमता पैदा होती है। ये एक सामान्य सी एक हम कह सकते हैं पद्धति या प्रक्रिया है जिसके कारण समाज में जो है वो असमानता पनपती है, पैदा होती है। अब इसके 3 मुख्य सिद्धांत जो है वो सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करते हैं। क्या है वो? सबसे पहला हम देखेंगे, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार्य ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं है, मतलब समाज में सामाजिक स्तरीकरण सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनको विभिन्नता ही करनी है। तो ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया था कि सिर्फ विभिन्नता ही नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये समाज की एक विशिष्टता भी है, यानी कि समाज का एक लक्षण है, एक गुण है कि इसमें समाज का स्तर अपने आप बन ही जाता है। दूसरा आता है हमारा सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, ये आपने अपनी कक्षा 11वीं में भी पढ़ा था कि एक समाज, एक परिवार अपने दूसरी आने वाली पीढ़ी के लिए एक ग्राउंड तैयार करता है जिसके आधार पर दूसरा जो उसके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उस लाभ को ले सकें और अपना एक स्टेटस मेंटेन कर सकें, बनाकर रख सकें। अब एक कोई व्यक्ति है जो मान लो एक शिक्षक है या कोई चिकित्सक है, तो वो क्या करता है, वो अपने बच्चे को वो सारी सुविधाएं देने की कोशिश करता है जिससे उसका भी जो स्टेटस है, उसका भी जो स्टेटा है वो वही मेंटेन होकर रखे या उससे वो आगे बढ़ सके। तो इसी प्रकार हर परिवार, हर समाज अपने समाज को ऊंचा रखने का प्रयास करता है, जिसके कारण ये सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। इसके बाद में आता है हमारा सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन भी मिलता है। विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन कैसे मिलता है? जैसे कोई समाज का अपने एक विश्वास है किसी चीज़ों को लेकर के, किन्हीं
कार्यों को लेकर के, किन्हीं रिचुअल्स को लेकर के, और उसके आधार पर वो उनका निर्माण करते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक सामान्य रूप में कि स्त्री और पुरुष, जैसे हमने बोला था जेंडर के आधार पर सामाजिक असमानता होती है, तो उसकी स्थिति में क्या होता है कि एक विश्वास होता है या एक विचारधारा होती है कि भाई जो स्त्रियां हैं वो घर के कार्य करेंगी और जो पुरुष हैं वो बाहर जा कर के पैसे कमाने का कार्य करेंगे। तो इसको बल मिलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये आगे सामाजिक स्तरीकरण इसी प्रकार से बना रहता है। तो ये उसका एक उदाहरण है। इसी के अंदर हम एक छोटी सी बात जरूर करेंगे, ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी आई है, सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इसको बोलते हैं कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। इसके बारे में आप सभी नीचे कमेंट्स के अंदर इसके बारे में ज़रूर अपने अपने हिसाब से ज़रूर लिखेंगे कि कल्चर ऑफ एक्सीलेंस कैसे समाज में सामाजिक असमानता या सामाजिक स्तरीकरण को जन्म देता है। पियरे बोर्दो नाम के एक सामाजिक चिंतक रहे, सोशलॉजिस्ट रहे, उन्होंने कल्चर ऑफ एक्सीलेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया है। उसमें क्या होता है कि एक परिवार के अंदर, जैसे एक परिवार है वो काफ़ी शिक्षित है, जैसे आईपीएस आईएएस का एक परिवार है, और एक परिवार है एक रिक्शा पुलर का। तो दोनों के अंदर हम क्या कहेंगे कि किसके अंदर कल्चर ऑफ एक्सीलेंस रहेगा? कल्चर ऑफ एक्सीलेंस सामान्य रूप में जो आईएएस परिवार है उसके अंदर रहेगा। आईएएस परिवार के अंदर जो एक बच्चा होगा उसको तैयारी करने के लिए उसको ढेर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, कोचिंग मिल जाएगी, उसको इंटरनेट मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी। तो ये सारी सुविधाएं उसको आसानी से मिल जाती हैं। साथ में उसको गाइड करने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं कि उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ में इसी की तुलना अगर हम करेंगे तो एक रिक्शा पुलर के पास में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। यानी कि कल्चर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो उस समृद्ध परिवार के पास है लेकिन रिक्शा पुलर के पास नहीं है। उसके कारण भी सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, ये भी आसानी से समझा जा सकता है। तो बोर्दो नाम से आपकी पाठ्य पुस्तक में इसकी चर्चा हुई है। अब आखिरी का हमारा विषय है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह जो होता है ये एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा मंतव्य होता है जो पहले से निर्धारित होता है। पूर्वाग्रह यानी कि पहले से सोचा हुआ, है ना। किसी भी व्यक्ति के बारे में हमारी एक सामान्य अवधारणा कैसे बनती है, जो हमको हमारे पीयर ग्रुप से पता चलती है, हमारे साथियों से पता चलती है। किसी व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे किसी मित्र ने बताया कि भाई ये व्यक्ति तो इस तरीके से है, ये तो बहुत करप्ट है, ये तो रिश्वत लेता है। तो हमारा जो पूर्वाग्रह वो इसके लिए ऐसे ही बन जाएगा कि ये हम कभी भी हमसे मिलेगा तो हमारे कार्य के लिए पैसे ही मांगेगा। इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह, चाहे हमने उसके बारे में जाना है या नहीं जाना। तो इसके बारे में चलिए समझते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे बुक का, पढ़ते हैं इसके बारे में। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। यानी कि पहले से सोचा हुआ व्यवहार, पहले से सोचा हुआ एक विचार ही किसी समूह के सदस्यों द्वारा किसी दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में होता है, उसको पूर्वाग्रह बोलते हैं। यह कैसा हो सकता है? यह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। किसी समाज के बारे में हम सकारात्मक भी दृष्टि हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि भाई मारवाड़ी एक समाज होता है, तो हमारे मन में एक क्या पूर्वकल्पित विचार होता है कि मारवाड़ी बहुत कंजूस होते हैं, है ना। या हम कहेंगे कि भाई राजपूत जो होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, लड़ने झगड़ने वाले होते हैं। तो ये एक पूर्वकल्पित विचार है या पूर्वाग्रह हमारा उस समाज के लिए क्या, परंतु उस समाज के सभी लोग ऐसे होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। यह पूर्व निर्णय के विचार पर आधारित होता है। हमने पहले से ही एक निर्णय बना लिया है कि ये ऐसा ही होगा, उसके आधार पर ही ये निश्चित होता है। इसके बाद में आता है रूढ़िवादी धारणाओं या मान्यताओं पर आधारित होता है। रूढ़िवादी धारणाएं भी होती हैं कई प्रकार के इसमें लेकर के, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया स्त्रियों का और पुरुषों का। तो स्त्रियों के बारे में एक आम धारणा ये बनाई जाती है कि जो स्त्रियां होती हैं उनको टेक्निकली चीज़ें थोड़ा कम समझ में आती हैं और पुरुषों को ज़्यादा समझ में आती हैं। तो ये एक पूर्व कल्पित विचार है। जबकि आज हम देखते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में टेक्निकल फील्ड्स के अंदर बहुत आगे हैं। बिजनेस माइंड के तौर पे देखा जाए तो बहुत सारी स्त्रियों ने बैंकों की जो हैं वो CEO हैं आज के टाइम पे। टेक्निकल फील्ड्स में भी बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो आगे बढ़ के कार्य कर रही हैं। तो लेकिन ये रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर ऐसा माना जाता है, तो इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। तो ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। आज का अंतिम हमारा विषय है सामाजिक बहिष्कार। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसको अगली कक्षा में हम और डिटेल में और विस्तार से समझेंगे। सामाजिक बहिष्कार वास्तव में सोशल एक्सक्लूजन होता है, किसी को बहिष्कृत कर देना, किसी को समाज से बाहर निकाल देना। तो इसके बारे में हम जानेंगे अगली कक्षा में। तो आप सभी वीडियोज़ को अच्छे से ध्यान से देखें और पूरा देख करके इसके बारे में अध्ययन करें। धन्यवाद।